हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हमने इसमें जो आज का टॉपिक है वो करना है एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। जैसे हमने प्रीवियस जो भी लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने विमेन एजुकेशन की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। कहाँ पे? इन इंडिया। तो हम अपने इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में जो डिसेबल्ड की एजुकेशन है वो कैसी है, कैसे इंडिया में स्कूल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेबल। जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो एक विशिष्ट जो बालक होते हैं उनकी श्रेणी में ही आते हैं। विकलांग बच्चे वो होते हैं जो सामान्य बालकों की बच्चों की तुलना में थोड़ा अलग होते हैं, या तो शारीरिक रूप से अलग होते हैं या मानसिक रूप से। इसमें हम बात करते हैं जो विकलांग बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि बच्चे भी हो सकते हैं, वो बच्चे ब्लाइंड बच्चे भी हो सकते हैं, डीफ एंड डम्ब बच्चे भी हो सकते हैं, जिनको दिखाई ना देता हो, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, या फिर जिनकी सोचने समझने की शक्ति है, हम उसको जो उनका जो बुद्धि है, जो उनका IQ लेवल है वो क्या है, वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तुलना में थोड़ा कम होता है। तो वो बच्चे क्या है, वो डिसेबल्ड बच्चों में आ जाते हैं जिनमें कोई ना कोई कमी हो। तो वो बच्चे हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी वाले भी बच्चे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक या मानसिक रूप से कुछ कमियां होती हैं, तो हम उन्हें डिसेबल बच्चे कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि अगर डिसेबल्ड बच्चे हैं तो हक तो उनका भी बनता है एजुकेशन लेने का, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की है कि 6 से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो क्या है डिसेबल बच्चा हो। बच्चा नॉर्मल है, विशिष्ट है, सबको क्या है एजुकेशन जो लेने का राइट है उनका है। तो इसलिए हमें जो ये विशिष्ट बालिक हैं, जो ये डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए जो एजुकेशन के कुछ खास प्रावधान दिए जाएं ताकि वो भी क्या है एजुकेशन प्राप्त कर सके। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन नहीं ले पाते, नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ उनका एजुकेशन लेने का जो मौका है वो नहीं मिलता, तो उन्हें स्पेशल स्कूल्स और उनको जो स्पेशल टीचर है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि जो उनकी एजुकेशन है उसमें कोई बाधा ना आए। इसलिए हमें डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा है उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया की। हमारे भारतवर्ष में जो विकलांग बच्चे हैं, जो इस तरीके के डिसेबल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उनकी शिक्षा के लिए कोई स्कूल खोले गए हैं, उन्हें कोई स्पेशल टीचर मिलते हैं या नहीं, अगर उन्हें स्कूल मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह है। तो हम आज बात करते हैं कि कौन कौन से स्कूल कहाँ कहाँ पे जो खुले हुए हैं। हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर डिसेबल इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में जो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के काम थे वो क्या थे, ज्यादातर प्रयास जो मानव सेवा संघ थे या फिर कोई और एनजीओ थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, ज्यादातर प्रयास ना उन्हीं के द्वारा किए जा रहे थे। इसमें क्या था, गवर्नमेंट का जो रोल था, गवर्नमेंट की जो भूमिका थी वो बहुत कम थी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो एफर्ट है वो किए ताकि हम विकलांग स्टूडेंट्स को, विकलांग बच्चों को जो बेटर से बेटर एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सके। अगर हम बात करते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, जो मानसिक स्तर पे नॉर्मल बच्चों से कम होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 स्कूल थे जो उनकी व्यवस्था की गई थी। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की, जो मेंटली रिटार्डेड थे, जो मंदबुद्धि बच्चे थे, हम कहते हैं ना कि जिन बच्चों की जो बुद्धि का स्तर है वो कम होता है, इनके लिए थे टोटल 3 स्कूल थे। 3
थे इनके लिए। तो इनमें से जो अगर हम बात करें बंगाल की, बंगाल में कितने थे? बंगाल में 2 स्कूल खोले गए थे। इसमें से एक तो था झारग्राम में था और दूसरा था कुर्सियांग में। वो जहां वहां के जो एरिया थे, ठीक है, 2 स्कूल थे बंगाल में, उनमें से एक झारग्राम में था और दूसरा कहाँ था? कुर्सियांग में था। और मुंबई में एक स्कूल कहाँ पे था? मुंबई में। तो इस प्रकार क्या थे? ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए, जो मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए टोटल 3 स्कूल खोले गए थे, जिनमें से 2 बंगाल में थे। इनमें से एक था झारग्राम में और दूसरा था कुर्सियांग में और एक था मुंबई में। अगर हम बात करें जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए 28 स्कूल्स थे, 28 स्कूल्स थे। वो क्या थे? ब्लाइंड बच्चों के लिए, मतलब 28 थे वो अंध विद्यालय थे। और जो 33 थे वो थे बहरे और गूंगे बच्चों के लिए, जो डीफ एंड डम्ब स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए 33 जो स्कूल थे वो खोले गए थे। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में टोटल जो 64, हमारे टोटल कितने 64 जो स्कूल्स थे वो क्या थे? वो डिसेबल स्टूडेंट के लिए थे। 3 मंदबुद्धि के लिए, 28 जो अंधे विद्यार्थी थे उनके लिए, 33 थे जो बहरे और गूंगे थे। इस प्रकार टोटल 64 जो हमारे विद्यालय थे वो डिसेबल बच्चों के लिए खोले गए थे। तो आगे हम बात करते हैं अब अलग अलग स्कूल्स की, है ना। अब अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जो या फिर कोई पॉलिसी थी, उन्होंने डिसेबल जो एजुकेशन है, डिसेबल बच्चों की जो एजुकेशन है, उसके लिए क्या कहा था। सबसे हम पहले बात करते हैं ब्लाइंड स्कूल की। सबसे पहले बात आती है ब्लाइंड स्कूल की, जो अंधे विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए। ब्लाइंड स्कूल की, ब्लाइंड स्कूल में क्या था कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमारा देश आजाद हो चुका था, उसके बाद जो डिसेबल्ड स्टूडेंट की एजुकेशन थी, उनका जिम्मा एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा शिक्षा विभाग है और जो मानव कल्याण विभाग है, उसको सौंपा गया कि शिक्षा विभाग और मानव कल्याण विभाग का जो एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, हम अपने जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। जो अंधों के लिए विद्यालय खोले गए थे, तो उसमें 1949 में ब्रेल लिपि का जो प्रचलन हुआ वो किया गया। 1949 से पहले क्या था कि जो एजुकेशन थी, वो कुछ जो हस्तशिल्प थे वो एजुकेशन दी जाती थी। अगर हम बात करें बच्चों को रोजगार देने के लिए कोई छोटा मोटा काम जो सिखा दिया जाता था, अगर हम बात करें कुताई की, बुनाई की, तो ऐसे जो काम थे कि बच्चा वो कर सकता था, वो लोग कर सकते थे, तो उनका थोड़ा रोजगार से संबंधी उनको जो सहूलियत है वो मिल जाती थी। लेकिन 1949 में ब्रेल लिपि आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पहले सिर्फ हस्तशिल्प उनको सिखाया जाता था, जो नॉर्मल बच्चों की तरह उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनका कोई क्लास वाइज जो सिलेबस था, उनका कोई करिकुलम नहीं था। लेकिन ब्रेल लिपि के बाद क्या था, बच्चों को जो अक्षर है उनकी भी जानकारी इस लिपि के जरिए उनको प्रोवाइड की गई। ब्रेल लिपि आने के बाद बच्चों की एक क्लास वाइज जैसे सिलेबस कह देते हैं, जो पाठ्यक्रम था वो भी एक निश्चित हो गया। 1949 में क्या था, ब्रेल लिपि आ गई थी। जो सबसे पहले जो ब्लाइंड स्कूल था वो देहरादून में खोला गया। सबसे पहला जो स्कूल था वो कहाँ खोला गया अंधों के लिए, वो देहरादून में जो सबसे पहला स्कूल था वो अंधों के लिए खोला गया। विकास योजनाओं के अंतर्गत इसे केंद्रीय स्कूल का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद 1955 में यहाँ पे क्या था, एक प्रेस
की स्थापना की गई प्रकाशन के लिए, ताकि जो प्रकाशन है उसका पुनः प्रकाशन भी किया जाए और कुछ जो नया प्रकाशन भी किया जाए। तो 1955 में वहां पे एक जो प्रेस थी उसकी स्थापना कर दी गई, जिसमें अगर हम बात करें तो वहां पे उसने जो 273 थे वो तो जो न्यू पब्लिकेशन थे, 273 नए प्रकाशन वहां पे किए गए, और जो 83 थे, 83 का क्या हुआ था, वो पुनः प्रकाशन किए गए, उनको रिपब्लिश किया गया। तो 1955 में जो प्रकाशन जो प्रेस खुली थी वहां पे 273 टू 73 नए प्रकाशन किए गए और 83 पुनः प्रकाशन किए गए। उसके बाद दिल्ली में जो लेडी नोइस विद्यालय था, देहरादून में खुला फर्स्ट, उसके बाद दिल्ली में लेडी नोइस जो विद्यालय उसका विकास हुआ। लेडी नोइस जो विद्यालय था उसका विकास किया गया। यहाँ पे डीफ एंड जो डम है उन बच्चों को एजुकेशन दी जाने लगी, जो गूंगे और बहरे बच्चे थे, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, 1959 में देहरादून जो विद्यालय खुला था, जो ब्लाइंड स्कूल खुला था, उसमें क्या किया, एक मॉडल स्कूल को और संबंध कर दिया गया, और आज वहां पे एक जो लेडीज विभाग है, जो स्त्री विभाग है, जहां पे लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, वो विभाग भी यहाँ पे संबंध कर दिया गया। 1959 में एक मॉडल स्कूल, हम बात करते हैं आदर्श विद्यालय था, वो संबंध किया गया। और उसके बाद अब क्या है, वहां पे खास करके स्त्री विभाग भी वहां पे है, स्त्री शिक्षा विभाग। यहाँ पे जो ब्लाइंड फीमेल स्टूडेंट है उनको वहां पे शिक्षा दी जाती है। तो ये बात थी हमारी ब्लाइंड स्कूल की। आगे हम बात करते हैं इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड। इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की। तो ये भारतीय बाल कल्याण बोर्ड था, उसकी जो स्थापना थी वो 1952 में की गई थी। 1952 में इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई, जो विभिन्न प्रकार के जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा का जिम्मा उठाता है। जिस हिसाब से उसकी विकलांगता है बच्चे की, तो इसी हिसाब से वहां पे उसको एजुकेशन जो प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको कल्याणकारी कार्य करने की जो दृष्टि थी उसको मद्देनजर रखते हुए ही ऐसे जो बोर्ड है उसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के अलावा 1953 में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए की गई। समाज कल्याण बोर्ड 1952 में चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड बना था और 1953 में समाज कल्याण जो बोर्ड है वो बनाया गया। आगे हम बात करते हैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी उसका क्या काम था? जो हमारी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी उसका जो मेन उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि एजुकेशन, जो डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम का जो समाधान है वो कैसे किया जाए। तो ये
परामर्श देती थी एजुकेशन जो बोर्ड था, जो हमारा शिक्षा विभाग था, उसको ये परामर्श देती थी, उसको सलाह करती थी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या था, ये जो एडवाइजरी कमेटी थी, जो एडवाइजरी काउंसिल थी, वो बनाई गई थी। इसमें खास करके क्या था, विकलांगों की जो रोजगार संबंधी समस्याएं थी, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनकी जो समस्या थी, उसके बारे में इसका समाधान किया गया था। हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर इसके जो कार्यालय हैं, जो नियोजन कार्यालय है, वो बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं शहरों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद की, दिल्ली की, चेन्नई की, जालंधर, कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर और कोलकाता में इसके जो कार्यालय है वो बने हुए हैं, ताकि समय समय पर जो डिसेबल्ड एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका समाधान किया जाए, और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उसको रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। तो ये सारी उसको जो परामर्श या जो सलाह है वो एजुकेशन बोर्ड को प्रोवाइड करती है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो बच्चे मंदबुद्धि हैं, जिनका आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल बच्चों से कम है, उनका बुद्धि का स्तर कम है, उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो नॉर्मल बच्चों से कम है, तो मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों के लिए बंगाल में 2 जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई थी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि टोटल 3 विद्यालय थे, जिसमें से बंगाल में 2 थे, एक थे झारग्राम में और दूसरा था कुर्सियांग में और तीसरा था मुंबई शहर में। तो बंगाल में 2 विद्यालय थे और मुंबई में 1 विद्यालय की जो स्थापना थी वो स्पेशली मेंटल रिटार्डेड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थी। इन बालकों का बुद्धि स्तर का जो पता लगाने के लिए, इनका जो आईक्यू लेवल चेक करने के लिए भी था, वो कहाँ पे था, इलाहाबाद में साइकोलॉजी लैब थी, जो इलाहाबाद में जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, वहां पे अनेक प्रकार के जो टेस्ट तैयार किए गए, अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं थी वो तैयार की गई, ताकि हम अलग अलग बच्चों का जो मेंटल लेवल है, जो उनका आईक्यू लेवल है, उसका पता कर सके और फिर उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से जो एजुकेशन है वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को दी जा सके। क्योंकि जो बच्चों का आईक्यू लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। एक तो होते हैं जैसे गिफ्टेड बच्चे कि उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, एक नॉर्मल होता है जिसमें नॉर्मल बच्चों का, सामान्य बच्चों का एक नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है। फिर आ जाते हैं मंद बुद्धि, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है। मंद बुद्धि बच्चों में भी किसी बच्चे का नॉर्मल से थोड़ा कम होता है और किसी बच्चे का आईक्यू लेवल होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इस प्रकार उन मंद बुद्धि बच्चों में भी जिनका आईक्यू लेवल का उनका जो स्तर है उस हिसाब से उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो अनेक प्रकार की जो उनकी मनोविज्ञान की लैब में वहां पे जो परीक्षाएं तैयार की गई, ताकि उनकी जो मांग है बच्चों की, उनके बुद्धि के हिसाब से उनको एजुकेशन दे सकें। 1992 के बाद ऐसे बच्चों को जो स्कॉलरशिप है आफ्टर 1992 के बाद इनको बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाने लगी। इन बच्चों को भी जो स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 1956, 1955, 1956 तक जो स्पेशल एजुकेशन पे खर्च होता था उसका जो 50% था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो केंद्रीय सरकार थी उसके द्वारा होता था, केंद्रीय सरकार वहन करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो 50% है अनुदान जब व्यय वो केंद्रीय सरकार देती थी। उसके बाद जो बचता था वो क्या था,
स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से आता था, उसका जो व्यय है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन अब जो स्पेशल एजुकेशन, जो डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन है, इसका सारे का सारा व्यय अब क्या है 100% क्या है केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। आज के टाइम में सारा का सारा क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आगे हम बात करते हैं एफर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार के द्वारा जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं उनकी, या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो किसी भी रूप में रिटार्डेड हैं, उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या एफर्ट करती है, एफर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो एफर्ट है वो कर सकती है। इसमें इस दिशा में राज्य सरकारों ने अपनी अपनी हिसाब से, अपने अपने जो बजट के हिसाब से क्या है बच्चों के लिए जो फैसिलिटी है, डिसेबल्ड बच्चों के लिए फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की है। इसमें राज्य सरकारें, उसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो मानव कल्याण सेवा संघ है, उन्होंने अपनी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छे रूप में निभाई है। हम बात करते हैं अगर पंजाब की, पंजाब में चंडीगढ़ में क्या है डिसेबल बच्चों के लिए गृह बना हुआ है, चंडीगढ़ में होम बनाया हुआ है, डिसेबल बच्चों के लिए गृह की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ब्यूरो ऑफ जो साइकोलॉजी है उसकी व्यवस्था की गई है, उसकी जो स्थापना है की गई है। कोलकाता में बहरे तथा गूंगों के जो विद्यालय हैं, जो डीफ एंड डम हैं, उनके जो विद्यालय हैं वहां से बहरे नामक जो पत्रिका है वो प्रकाशित होती है। और मुंबई में अंधों के लिए राष्ट्रीय संघ ने अंध कल्याण नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू किया हुआ है। इस प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर एनजीओ हैं या फिर मानव सेवा जो संघ है या मानव कल्याण संघ है, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि डिसेबल्ड बच्चे हैं जो उनको एजुकेशन के रिगार्डिंग या फिर और जो रहने की दिक्कत होती है, रहने खाने के जो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं वो फेस ना करनी पड़े। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर डीफ एंड डम। एजुकेशन फॉर डीफ एंड डम, जो बच्चे गूंगे और बहरे होते हैं उनके लिए एजुकेशन, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। हैदराबाद में जो ब्लाइंड स्कूल था वो देहरादून में खुला था। जो एजुकेशन फॉर डीफ एंड डम है तो यहाँ पे हैदराबाद में बिल्कुल उसी तरीके से स्कूल का विकास किया गया जिस तरीके से ब्लाइंड स्कूल देहरादून में खोला गया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कच्चा स्कूल डीफ एंड डम के लिए बनाया गया। तो इन बालकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे जो अन्य सेवा संघ है वो भी साथ ही साथ काम कर रहे हैं इन स्कूलों के साथ मिलकर। इनमें फॉर द ब्लाइंड की जो स्थापना है, जो डिसेबल बच्चों के लिए फॉर द ब्लाइंड की स्थापना है वो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। वो सबसे ज्यादा हम उसको कह सकते हैं कि वो तन मन धन से इसकी जो सेवा में लगे हुए हैं। डिसेबल बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसमें ब्लाइंड बच्चे भी आ जाते हैं, डिफ एंड डम भी आ जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो डिफरेंट तरीके के एनजीओस हैं, जो वेलफेयर बोर्ड हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना पूरा वो योगदान है वो डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन में दे रहे हैं। वर्तमान में अगर बात करें हम आज के समय में भारत में अनेकों विद्यालय हैं, जो अंध विद्यालय हैं या फिर डिफ एंड डम स्टूडेंट के लिए विद्यालय हैं या फिर मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट के लिए विद्यालय है। अगर हम बात करते हैं देहरादून में ब्लाइंड स्कूल की, तो उसमें क्या है
करंट में जो 150 वहां पे क्या है मेल स्टूडेंट और 35 क्या है फीमेल। एक समय पर इतने जो लोग हैं वहां पे प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिसमें 150 पुरुष और 35 जो महिलाएं हैं वो एक समय में वहां पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस प्रकार बहरे तथा गूंगों को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो काम कर रहे हैं। हैदराबाद में जो प्रशिक्षण केंद्र है वो 6 प्रमुख उद्योगों में प्रशिक्षण दे रहा है। 6 जो वोकेशनल एजुकेशन है वो उसमें से 6 जो मेन उद्योग हैं उनका प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि आगे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो सके, उनको रोजगार के मार्गदर्शन हो सके। तो देश में अंधों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए, जो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए टीचर होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली, मुंबई तथा नरेंद्रपुर में एक जो प्रशिक्षण विद्यालय है उसकी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे देश में डिसेबल स्टूडेंट के लिए बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और काफी जो उल्लेखनीय कार्य हैं वो एनजीओ के द्वारा, जो हम कह सकते हैं वेलफेयर जो बोर्ड है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो हमारे आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में एजुकेशन फॉर डिसेबल बच्चों की एजुकेशन के लिए जो कार्य किए हुए हैं उनकी हमने बात की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ जो डिसेबिलिटी है, किस किस तरीके की डिसेबिलिटी है और उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या मेजर वो दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही।